नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉजिकल रिएक्ट्स में। आज हम जिनके वीडियो पर रिएक्ट्स करने जा रहे हैं उनका नाम है मार्कांडे काटजू और इनका ये वीडियो 2 साल पहले का है। ये 2 साल पहले ट्रेंड में रह चुके हैं अपने कमेंट्स की वजह से, अपनी बातों की वजह से। ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं 2006 से 2011 तक। 11 में इनका रिटायरमेंट हो गया और इसके बाद ये लगातार कंट्रोवर्सी में रहने वाले अपने कमेंट्स देते हैं, अपनी बातें कहते हैं। तो ये वीडियो है जिसमें इन्होंने एक मीटिंग के दौरान, एक शायद कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसके दौरान ये बोले थे कि मैं केरला गया था और वहाँ पे मैं बीफ खाया और गाय एक जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ मतलब किसी धर्म को अच्छा, किसी धर्म को बुरा साबित करने की बात नहीं है। मैं लॉजिकली रिएक्ट्स दूंगा और आप लोग जज कर सकते हैं कि मैं कैसा दिया हूँ। बाद बाकी इनके बारे में मैं बता दूं, चूँकि ये एक सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं तो हम कोई भी रिएक्ट्स नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। इसलिए मैंने इनके बारे में जानकारियाँ ली हैं, मैंने स्टडी किया है। तो ये जज रह चुके हैं, इनके पिता भी जज रह चुके हैं, इनके दादाजी मिनिस्टर रह चुके हैं और 2 राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है, लखनऊ से बिलोंग करते हैं। और आज इनके वीडियो पे रिएक्ट्स करने का कारण ये है कि मैंने रिसेंटली ही रिएक्शन वीडियो चैनल बनाया है, इसलिए मैं आज इनके वीडियो पे रिएक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि इनके वीडियो को रिएक्ट करना थोड़ा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। बाद बाकी आप लोग खुद जज कीजिएगा। बाद बाकी चीज़ें हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी मैं केरला गया था, मैंने बीफ खाया, कोई बुरी चीज मैं नहीं मानता हूँ। दुनिया खाती है, वो सब बुरे लोग हैं, आप ही साधु संत हैं। वंडरफुल। गाय को मैं घोड़ा और कुत्ता से ज्यादा नहीं मानता हूँ, जानवर है। आप में मगर पगड़ेटी भरी हुई है, माता 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 पागलों जैसे चिल्ला रहे हैं। और आप गाय को माता मानते हैं? बताइए, सोचिए, कोई जानवर किसी इंसान की माता हो सकती है? जरा दिमाग है आपको कि गोबर भरा हुआ है? आप कहते हैं बीफ खाना बुरी चीज है। अरे दुनिया बीफ खाती है भाई। अमेरिका खाता है, यूरोप खाता है, अरब कंट्री, रशिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, थाईलैंड। आपके अभी इन्होंने कहा कि मैं केरला गया था और मैं बीफ खाया, और आगे बोला इन्होंने कि मैं गाय को कुत्ते और घोड़े से ज़्यादा कुछ नहीं मानता। तो आप एक उदाहरण ये भी दे सकते थे कि मैं गाय को सूअर कुत्ते से ज़्यादा अलग नहीं मानता, बट आपने नहीं किया। खैर, ये आपकी अपनी राय हो सकती है। इन्होंने कहा कि एक जानवर किसी की माँ कैसे हो सकती है। लॉजिकल रीज़न है कि आखिरकार हिंदू गाय को अपनी माता क्यों मानता है। ये बात उस काल की है जब हरित क्रांति नहीं आया था, जब कृत्रिम खाद और जेनेटिकली इम्प्रूव्ड बीज नहीं आए हुए थे, जब ज़्यादा मात्रा में पैदावार नहीं होता था, तो इंसानों को जीने का साधन सिर्फ गाय था। गाय इसलिए कह सकते हैं, गाय का मीट भी खा के हिंदू लोग जी सकते थे, बट वो रीज़न ये था कि वही कहानी कि सोना का अंडा देने वाली मुर्गी को एक बार में ही मार के सारा अंडा निकाल दो तो वही होता, फिर दोबारा अंडा मिलता नहीं है उसको। तो हर फैमिली में 2 4 10 गायें पाली जाती थी और वो गाय ऐसे घास को, ऐसे ग्रास को खाती थी जिसे इंसान डाइजेस्ट नहीं कर सकता था। अगर उसे पका के या उबाल के खाया जाए तो वो डाइजेस्टिव नहीं हो सकता था इंसानों के लिए। वो ऐसे घास को खा के और दूध देती थी। ये उस समय का बात है जब सालों साल तक अकाल होता था। 2 4 साल तक लगातार बारिश नहीं होती थी, या अगर हुआ तो बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि होती थी, या ज़्यादा बारिश होती थी तो बाढ़ आ गया। तो उस काल में गाय जो होती थी वो ऐसे घासों को खा करके और दूध देती थी, पर उस दूध को आदमी डायरेक्टली सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम दूध या उसका खोआ बना के या पनीर दही बना के नहीं खा सकता था, क्योंकि वो डाइजेस्टिव नहीं हो पाता। आदमी का पेट खराब हो सकता था या बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता था। तो क्या किया जाता था कि गाय के दूध को गाय के उपले से उबाला जाता था और उस उपले के राख को उसी गाय के दूध में मिला करके और पी लिया जाता था। उससे क्या होता था कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहता था, पच भी जाता था। चूँकि
वो गाय का उपला इसलिए यूज किया जाता था कि वो भी घास ही था जो 24 घंटे में गाय के पेट के अंदर प्रोसेस्ड होकर के बाहर निकला हुआ है, और कभी भी गाय के मूत्र को या गोबर को गलत नहीं माना जाता है। वो कहा जाता है कि वो शुभ होता है, गाय के गोबर में अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, ये साइंस कहता है, ये मैं नहीं कहता। तो उस कंडीशन में ना हिंदुओं को, भारत के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, अदर कंट्री की बात मैं नहीं कर रहा, माँ बनाने का रीजन ये है कि माँ आप या हम उसे कह सकते हैं जो अपना सब कुछ त्याग कर, मतलब अपना प्राण दे करके भी आपको जिंदा रखने का अगर जिसमें क्षमता है वो आपकी माँ हो सकती है। ये मेरा एक परिभाषा है माँ का, कि अपना प्राण दे करके भी अगर आपको जिंदा रखने का कोई क्षमता रखती है तो वो आपकी माँ हो सकती है, या माँ है, वो माँ ही है। इसलिए हिंदुओं ने गाय को माता बना लिया। और माता बनाने का दूसरा एक रीजन ये भी था कि माँ रहेगी तो उसके साथ कभी अनादर नहीं होगा, कभी उस पर अत्याचार नहीं होगा, कभी उसके साथ गलत नहीं किया जाएगा। लोग उसका पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, घर पे रखेंगे, उसे अच्छे से रखेंगे, तो वो हमें जीवन देगी। सच्चाई ये है, तो इसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अब आगे चलते हैं इनकी वीडियो की तरफ। राम मंदिर बनने से क्या अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा, फार्मर्स डिस्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। राम, ये सब इलेक्शन के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहा है इसीलिए चिल्ला रहे हैं राम मंदिर राम मंदिर। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, इन द ओरिजिनल रामायण ऑफ वाल्मीकि जो संस्कृत में है, उसमें राम इज़ नॉट अ गॉड, ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, ही इज़ अ प्रिंस हु लेटर बिकेम अ किंग। वो तो 2000 साल के बाद इन रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास ही बिकम्स अ गॉड, ही इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग इनटू अ गॉड। बट इन द ओरिजिनल रामायण इन संस्कृत ऑफ वाल्मीकि ही इज़ नॉट अ गॉड। आप किसी संस्कृत के स्कॉलर से पूछ लीजिए। तो जब ह्यूमन बीइंग है तो उसका टेम्पल क्या बना रहे हो? टेम्पल तो देवता का बनाया जाता है, इंसानों को थोड़ी बनाया जाता है। तो अगर लोगों ने पढ़ा नहीं है ओरिजिनल रामायण इन संस्कृत पढ़ा नहीं है, अरे आप लोग पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, इधर उधर हवा में तीर मार दिया कहीं। आप पढ़ लीजिए ओरिजिनल रामायण इन संस्कृत, राम इज नॉट अ गॉड एट ऑल। तो उसका मंदिर क्या बना रहे हो जब है ही नहीं भगवान को? अब इन्होंने कहा कि मंदिर बनाने से अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म नहीं होगा, बच्चों के जो एजुकेशन का प्रॉब्लम है वो ख़त्म नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है। ये एक आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो लगता है कि ठीक है, राम मंदिर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी था, या एजुकेशन में बदलाव लाना ज़्यादा ज़रूरी था। एक जज होने के नाते इनका जो एक कमेंट है वो अच्छा है, वेरी गुड, वेरी नाइस। बट अब मैं यहाँ पे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसी बातें हैं कि मंदिर के बनाने से अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म नहीं होगा, मंदिर नहीं बनाना चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, तो क्या ऐसा है कि दुनिया के ऐसे देश जहाँ मतलब एम्प्लॉयमेंट है, हर किसी को जॉब है, अच्छी शिक्षा है, अच्छा एजुकेशन है, तो क्या वो कंट्री अपने देश में अपने मानने वाले भगवान का मंदिर नहीं बनाते? या इससे पहले उनके देश में कोई मंदिर नहीं था? अमेरिका अगर आज मान लेते हैं कि दुनिया का द मोस्ट पैसे वाले कंट्री में से आता है, वो अच्छा कंट्री है जिसके पास सब कुछ है, तो क्या वहाँ पे ईसा मसीह का चर्च नहीं है? वहाँ पे चर्चों को ना बना करके तब विकास को छुआ गया या उसको पाया गया? ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि हर चीज़ की अपनी एक जगह है। हाँ, ये मान सकते हैं कि सबसे पहले किसको जगह देना चाहिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा भी विचार ये था कि जिन देशों में बहुत ही ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं वहाँ पे भी मंदिर है, वहाँ पे भी चर्च है, वहाँ पे भी सब कुछ है। धर्म के साथ उन लोगों ने आगे बढ़ा तो हम भी धर्म के साथ बढ़ सकते हैं। आगे इन्होंने कहा कि अगर एक एक्चुअल जो रामायण है, जो संस्कृत में लिखा हुआ है, बहुत पुराने, जो वाल्मीकि जी ने लिखा, उसमें कहा गया है कि राम भगवान नहीं थे, वो इंसान थे। तो मैं भी कह रहा हूँ कि राम भगवान नहीं, इंसान थे। उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी कि पुरुषों में उत्तम, मतलब पुरुषों में सबसे उत्तम वो थे, इसलिए उनको पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। पुरुषोत्तम भगवान नहीं कहा गया पुराने रामायण में। बट अब लॉजिकल बात ये है कि अगर एक इंसान में से, किसी भी इंसान में से अगर सारी बुराइयां खत्म हो जाए, उसे हम भगवान जरूर कह सकते हैं। इवन कि अगर काटजू में से भी जिस दिन सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, वो लोग मानने लगेंगे इनको भगवान। ये इनको साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं भगवान हूँ,
जिस दिन लोगों को लगने लगा कि आपके अंदर से सारी बुराइयां खत्म हो गई, भगवान का परिभाषा मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर आप में से सारी बुराइयां खत्म हो गई, आप में सिर्फ अच्छाई बची, तो आप भगवान हैं। और लोगों की नजर में मैं आपको भगवान मान लूंगा जिस दिन आप अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म कर लेते हैं। तो अगर ऐसा बात है कि वो इंसान थे, उनका मंदिर नहीं बनना चाहिए, तब तो फिर ईसा मसीह भी इंसान थे, उनका तो बहुत सारा स्टोरी है और आप जाके देख सकते हैं कि वो लोगों के साथ रहते थे, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था तो मैं स्टोरी पढ़ा था कि वो समुद्र के अंदर जाते हैं और बहुत सारी मछलियां पकड़ के लाते हैं और लोगों को जिंदा रखते हैं। बुद्ध भी भगवान नहीं थे, वो भी इंसान थे, बट उनका कर्म इस लेवल पे पहुंच चुका था, उनके अंदर की सारी बुराइयां खत्म हो गई थी, इसलिए वो भगवान हैं। और हर किसी को मानना पड़ेगा कि भगवान बुद्ध भी भगवान थे, ईसा मसीह भी भगवान थे, अल्लाह भी भगवान थे। वो सब पृथ्वी लोक पर की समाज की बुराइयों को हटाया, सबको अच्छे तरीके से जीना सिखाया, इसलिए वो भगवान थे, हैं और रहेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, इनके वीडियो को देखते हैं। देखिए, ये लोकतंत्र यहाँ का फर्जी लोकतंत्र है, कोई लोकतंत्र नहीं। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है मेजॉरिटी वोट पे, और मेजॉरिटी है कास्टिस्ट और कम्युनल, तो कास्टिस्ट और कम्युनल रूल हम पे हुकूमत करें। देखिए, टू मच डेमोक्रेसी इज ऑल्सो बैड। आपके 80-90% ऑफ पीपल आर फुल ऑफ कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, भरा हुआ है, गोबर भरा है सर में। देखिए, आप लोग प्रोफेसर हैं इस यूनिवर्सिटी के, चलिए मैं आपका अभी टेस्ट ले लेता हूँ, बहुत बड़े प्रोफेसर बन के आए हैं ना आप, अभी टेस्ट ले लेता हूँ। आपकी बेटी अगर दलित से शादी करना चाहेगी, आप राज़ी होंगे? कभी नहीं होंगे, मर्डर कर देंगे उसका। दलित लड़का अगर नॉन दलित लड़की, चाहे अपर कास्ट चाहे ओबीसी से इश्क करे और शादी करना चाहे, ही इज़ इन्वाइटिंग डेथ सेंटेंस ऑन हिमसेल्फ। मैनी ऑफ देम आर मर्डर्ड, ऑनर किलिंग हो जाएगी, आपकी प्रोफेसरी सब रह जाएगी जब आपकी लड़की कहेगी दलित सब करके। तो आप ना समझिए कि आप बड़े पीएचडी लिए हुए हैं और कोट और टाई पहने तो बड़े एजुकेटेड। मैं आपको ज़्यादा एजुकेटेड नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप में भी यही कूड़ा भरा हुआ है, कास्टिज्म, जातिवाद, सर में गोबर भरा है आपके भी, माफ करिएगा। ये ना कहिए बड़े एजुकेटेड हैं। देखिए, एजुकेशन है कि ये टेस्ट ये है, आप में कास्टिज्म भरा है कि नहीं। ट्रूथ इज़ 95, मैं 100% नहीं कहता, 90-95% आप लोग प्रोफेसर्स के सर में ये भरा है कास्टिज्म। यू विल नॉट, वो भाग जाए लड़की घर छोड़ के वो अलग बात है, बट आपसे इजाज़त मांगे आप कभी नहीं देंगे, क्योंकि आप नीच मानते हैं दलित को। सच्ची बात है कि नहीं। आज भी 71 साल हो गए हैं आज़ादी के, इवन टुडे यू रिगार्ड दलित्स एज नीच। ये सच्ची बात है। आपका बड़ा पिछड़ा समाज है, यू आर अ वेरी बैकवर्ड कंट्री। इन्होंने कहा कि कास्टिज्म भरा हुआ है, यहाँ के 90% लोग बेवकूफ़ हैं, गोबर भरा हुआ है सर में। इनके हिसाब से ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं कि ये जनतंत्र है और यहाँ पे अधिकतर कास्टिज्म के हिसाब से वोट किया जाता है लोगों को। जब आप नेता चुनते हैं तो आप अपने जाति के हिसाब से वोट देते हैं कि ये मेरे जाति के हैं तो मैं वोट दूँ। ये बहुत ही गलत है, मैं भी इसको मानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको एक अच्छे इंसान को ही अपना नेता चुनना चाहिए, ना कि वो मेरे जाति का है, मेरे धर्म का है। उससे बिल्कुल भी मायना नहीं रखना चाहिए, उसे बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए, तभी हमारा राष्ट्र विकास करेगा। पर इन सारी चीज़ों के लिए मैं किसी को ब्लेम कैसे कर सकता हूँ कि यहाँ के 90% लोगों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, बेवकूफ़ हैं। ये तो हमारे सिस्टम का फॉल्ट है ना। आपके जैसे लोग जज हैं, आपको ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोगों में एक मैसेज पहुंचे कि कास्टिज्म से ऊपर उठ करके करना चाहिए कि हम नेता चुन रहे हैं तो अच्छे लोगों को चुने। इसके आगे इन्होंने कहा कि प्रोफेसर लोगों से पूछा इन्होंने कि आपकी बेटी अगर किसी दलित से शादी कर लेगी तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? आप नहीं करेंगे, आपके भी दिमाग में गोबर भरा हुआ है, आप ऑनर किलर बन जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताया। ये बात भी सही है कि बहुत ज़्यादा जातिवाद के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अगर अच्छा है तो एक्सेप्ट करना चाहिए, हर किसी में समानता आनी चाहिए।
पर मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे, चूँकि ये वेल एजुकेटेड हैं, इनके पास वो सारी चीज़ों का जवाब होना चाहिए, और वेल एजुकेटेड लोगों से भी ये सवाल है कि अगर ऐसा है कि एक उच्च जाति की लड़की अगर किसी दलित से शादी कर लेती है तो उसे लोग ऑनर किलर बन जाते हैं, उससे अपने बच्चों को मार देते हैं, कभी एक्सेप्ट नहीं करते। तो क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि एक लोअर कास्ट की लड़की अगर अपर कास्ट के लड़कों से शादी करती है तो उसे इनाम दिया जाता है? उसके पेरेंट्स की तरफ से कभी आपने सुना है कि किसी निम्न वर्ग के लड़की ने अगर उच्च वर्ग के लड़के से शादी कर ली तो उसके पेरेंट्स उसको इनाम दिए लड़की वाले की तरफ से? दरअसल ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब लोगों का, हर किसी का ये सोचना है कि जो मेरे कास्ट की हो वो मेरे कास्ट में रहे, नहीं तो नीचे जाए नहीं तो ऊपर आए। ये पूरे सिस्टम का तरीका है जो आज तक चलता आया है, और इसलिए हर कोई इग्नोर करता है। अगर ऐसा होता तो एक लोअर कास्ट की फैमिली अपने बच्चों को ये संस्कार देता, सिखाता कि नहीं तुम अपर कास्ट से प्यार करो, लव करो, सिर्फ लव मैरिज कर लो, भाग जाओ उसके साथ, ये करो वो करो। बट कोई भी माँ बाप कभी भी किसी भी कंडीशन में, चाहे वो अपर कास्ट की हो, लोअर कास्ट की हो, किसी भी कास्ट की हो, कभी अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं देती कि तुम किसी के साथ भाग जाओ, किसी से लव मैरिज कर लो। क्योंकि ये हमारा जो हिंदुस्तानी कल्चर है, जो इंडियन कल्चर है, उसमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हम भले ही कितना माइंड को डेवलप करने की कोशिश करें आर्टिफिशियल तौर पे, बट ये पॉसिबल नहीं है, और ये कोई फैमिली नहीं चाहता है, वो अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, डजंट मैटर। और पता नहीं क्यों इतने सालों तक जज रहने के बावजूद, वकील रह चुके हैं बहुत सालों तक, हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, पर इनके समझ में ये आज तक बात नहीं आया कि ये हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल है ही नहीं। ये अपना राय रखते हैं और रखते चल रहे हैं, बस हम भी चल रहे हैं इनके साथ, देखते हुए। अब आगे चलते हैं, क्या करें देखते हैं। देखिए ऐसा है, आपके मीडिया के जो मालिक हैं, आप तो कर्मचारी होंगे, है ना? आप कर्मचारी हैं? तो जो मालिक हैं दे आर बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन गवर्नमेंट को नाराज़ नहीं करना चाहता है, क्योंकि नाराज़ किया तो गवर्नमेंट 20 तरीके से परेशान कर सकती है, इनकम टैक्स नोटिस और पोल्यूशन नोटिस और ये नोटिस वो नोटिस। तो मालिक जो हैं वो नहीं चाहेंगे गवर्नमेंट को परेशान करना, तो चमचागिरी करेंगे गवर्नमेंट की। तो लिहाजा आपको भी चमचा होना, नहीं तो आपकी नौकरी गई। बहुत बड़े आप सीना तान के आए हैं जर्नलिस्ट, और ज़्यादा आपने बकबक किया तो आपको मालिक निकाल देगा नौकरी से। तो यू डेयर नॉट, आपके भी बीवी बच्चे हैं ना, उनको खिलाना है आपको, क्या खाओगे अगर नौकरी चली गई? ये माफ़ करिएगा, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर अ फ्यू मीडिया पीपल लाइक पी साइनाथ, जिसने डिस्क्लोज किया था सब फार्मर सोसाइटी का, 2-4 हैं, अदरवाइज मोस्टली आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द मीडिया। आप सब बिके हुए हैं भाई। यूएस क्या हो रहा है टीवी तो मैं देखना बंद। आपके गेस्ट हाउस में मैं आया, थैंक्स टू डॉक्टर बहुगुणा, तो आई हैड अ टीवी इन माय रूम, तो आफ्टर 1 ईयर आई हैव सीन टीवी, मैं देखना बंद कर दिया मैंने। क्या नॉनसेंस चल रहा है। एक वो लॉर्ड भाऊ उनका नाम रखा है मैंने, अब समझ सकते हैं आप कौन है। वो एक लॉर्ड हो थे ना, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो नाजीज़ के लिए ब्रॉडकास्ट करते थे, उन्हीं के नाम पर मैंने लॉर्ड भाऊ नाम रख दिया उनका। आप समझ सकते हैं किसका मैं इशारा किधर है। तो कैसे बिहेव करते हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। अब बीजेपी पावर में आई तो बीजेपी की चमचागिरी तरह अब अगर माने हार गए इलेक्शन, यही जर्नलिस्ट देखिए जो भी पावर में आएगा उसकी चमचागिरी शुरू कर देंगे। तो भैया थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। मीडिया वालों के लिए मुझे कोई ज़्यादा, 1-2 को छोड़ के मुझे कोई इज्जत नहीं है। यू आर ऑल सोल्ड आउट, सो द लेस सेड अबाउट यू द बेटर। अब कोई इशू मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ मीडिया के बारे में। मुझे बहुत दुख होता है, जो मीडिया को करना चाहिए। इन्होंने मीडिया के बारे में बोला कि सब बिके हुए हैं, तो इस पे मेरा भी कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है राय, क्योंकि तुषार को छोड़ के मुझे भी लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ही वैसा है। जो सत्ता में आई उनका माला जपना है और अपना बिजनेस चलाना है, वो तो बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। बट मीडिया को ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक रिक्वेस्ट है, एक प्यार वाला मैसेज है कि थोड़ा सा ऊपर उठिए। पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ है बचा हुआ। ज़िंदगी जितनी लंबी है उस हिसाब से आप लोगों ने जितना कमाया वो कम नहीं है, ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। तो थोड़ा सा पॉजिटिव बनिए, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए, लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुंचाइए, लोगों के ज़िंदगी में सुधार लाइए।
अब आगे चलते हैं, क्या कहते हैं इसको देखते हैं। आप किसी ठग को चुन लीजिए, एक सब ठग बैठे हैं, जो आपको बहुत प्यारा ठग लगे मुझको दे दो वोट। मैं तो नहीं दूंगा क्योंकि मुझे सब ठग लगते हैं। सॉरी, आई विल नॉट टेक पार्ट इन दिस नॉनसेंस। आप करिए, हम क्या आपको राय दें? आपको ठग प्यारे हैं, आपको जैसे वो इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ हैं, और आप पीछे पीछे जैसे द रैट्स फॉलोइंग द पाइट पाइपर ऑफ हेमलिन, उसके पीछे इंदिरा गांधी को धड़ाधड़ वोट मिल गया, जीत गई। फिर वो मोदी आए, उन्होंने कहा विकास 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 विकास। उन्होंने कहा हाँ भाई विकास ले विकास, तुम्हारी नौकरियां तो चली गई, जो थी वो भी चली गई, ये विकास हो गया है। अन्ना हजारे आए, ईमानदारी, वो अरविंद केजरीवाल ईमानदारी करके चीफ मिनिस्टर हो गए, लो भैया ईमानदारी। अब हम क्या तुमको समझाएं? जब तुमको अकल नहीं है, यहाँ गोबर भरा है, तो भैया मैं इसका, मेरे पास इलाज नहीं है। ये नेताओं के बारे में कहते हैं कि सब वैसे ही हैं, एक जैसे हैं। मेरा सवाल ये है कि कोई अच्छा है उसका मापने का कोई यंत्र है, कोई तरीका है? अन्ना हजारे जी आए, उन्होंने कहा कि ईमानदारी के साथ सरकार को चलना चाहिए, ईमानदार लोगों को नेता चुनना चाहिए। उसके साथ अरविंद केजरीवाल जी आए, उन्होंने ऐसा नारा लगाया, ऐसा दिल्ली वालों को विश्वास हो गया, सबको विश्वास हुआ, तभी वोट दिया। अब कौन बाद में क्या बन जाता है ये समझ पाना तो पहले से संभव नहीं है। कोई यंत्र तो नहीं है, कोई पैमाना तो नहीं है जिससे हम नाप सके कि वो कितना ईमानदार है, बाद में चल के पलटेगा या नहीं पलटेगा, बदल जाएगा या ईमानदार ही रहेगा। और रही बात मोदी जी की, तो ये एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं अगर बोलूँगा तो फिर लोग मुझे भी बोलने लगेंगे कि अंधभक्त। खैर ये दूसरा बात है, बट मेरा मानना ये है कि एक ऐसे कंट्री में जहाँ आप कहते हैं कि 90% लोग के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वो कास्टिज्म पे वोट करते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो जातिवाद करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बुराइयां होने के बावजूद भी आप कहते हैं कि सिर्फ एक नेता आए, एक मोदी आए और पूरे देश को रातों रात बदल दें। कैसे बदल देगा? आप वेल एजुकेटेड हैं, आप मुझे बताइए कि एक ऐसे कंट्री में जहां आपने 100 बुराइयां पहले गिनवा दी और उसमें कहते हैं कि एक नेता को प्रधानमंत्री बनाओ और उसके हाथ में एकदम ऐसा तथास्तु वाला आशीर्वाद हो, निकले और सबको बदल दे रातों रात, ये संभव नहीं है, वक्त लगेगा। और अगर आपके नज़र में मोदी जी ऐसे नेता भी बहुत बुरे हैं, वो भी ठीक नहीं है, तो कुछ लाइए, कुछ एक अच्छा सा जो पूरे दावे के साथ आप कहिए कि नहीं आप इसे प्रधानमंत्री बनाओ और ये रातों रात चमत्कार कर देंगे, सारी बुराइयों को खत्म कर देंगे, कास्टिज्म को खत्म कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर देंगे, एजुकेशन में जो बुराइयां हैं उसको खत्म कर देंगे। एक बार देखा जाए, 5 साल गेम खेला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लाइए तो सही, आप ला सकते हैं क्या? आप अगर आएंगे तो आप इस तरीके की बातें करते हैं जिससे आदमी में फ्रस्ट्रेशन हो जाए, आपको कैसे कोई नेता मान लेगा? आप कहते हैं कि 90% लोगों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है। मैं मानता हूँ कि एक बच्चा है जो मूर्ख है, जिसमें अकल बहुत ज़्यादा नहीं है, आइंस्टीन वाला माइंड नहीं है, बट उसे बार बार ये कहने से कि तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ, गोबर भरा हुआ, गोबर भरा हुआ, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। उसे मोरली सपोर्ट करना पड़ेगा, उसे मोरली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसे पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी उसके अंदर कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम करोगे, तुम मेहनत करो, तुम अच्छा करो। बट आपके एक भी इंटरव्यू में या किसी भी कमेंट्स में मैंने ये नहीं देखा कि आपने किसी को मोरली सपोर्ट किया है, सबको मोरली डाउन किया है। तो आप भी एक परफेक्ट नेता नहीं बन सकते मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं, बस अब छोटा सा बचा हुआ है, इसके बाद हम कुछ बातें और बताएंगे। सर, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट नोटा? अरे ये सब नॉनसेंस। मैंने कहा मुझे ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भरोसा ही नहीं है, तो नोटा या पोटा इट मीन नथिंग, इट इज ऑल कास्ट एंड। ये वीडियो यहीं तक था। इन्होंने बाद में नोटा के बारे में भी एक बात कही कि जब सब कुछ बिगड़ा हुआ है तो नोटा और पोटा क्या कर सकते हैं उसमें। तो ये भी बात सही है। नोटा तो खैर मेरे भी समझ में नहीं आता कि ये है क्या और क्यों रखा गया है, पता ही नहीं चलता क्यों, वाई। खैर इसका एकदम एक्चुअल क्राइटेरिया मुझे नहीं पता है कि किस बिहाफ पे नोटा को रखा गया और किस बिहाफ पे डिसाइड हुआ कि ये क्या करना है। अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 7 लोगों ने नोटा दबाया, 3 लोगों में से 2 लोगों ने एक को चुन लिया और 1 लोगों ने एक को चुन लिया, तो बनना तो उस दो वोट वाले को है जिसने 2 वोट लिया है। 8 वोट से वहाँ अगर कैंसिल भी कर देते हैं कि हाँ यहाँ पे अब कोई नेता नहीं बना इस दोनों में से, क्योंकि ज़्यादा माइनॉरिटी
उसकी है जो नोटा दबाया है, दोबारा चुनाव होगा और फिर वही प्रोसेस होगा।